अगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को गुजरात के आनंद स्टेशन के पास एक गाय से टकरा गई, जिससे ट्रेन का अगला हिस्सा मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वहीं नई शुरू हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने एक दिन पहले ही गुजरात में 4 भैंसों को टक्कर मार दी थी। इसके आगे के एक हिस्से को बदलना पड़ा था और पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने बताया था कि वडोदरा डिवीजन में आनंद के पास वंदे भारत ट्रेन ने एक गाय को टक्कर मार दी। ट्रेन उस वक्त गांधीनगर से मुंबई की यात्रा पर थी। वहीं 7 अक्टूबर की घटना दोपहर 3:48 पर मुंबई से 432 किलोमीटर दूर आनंद में हुई थी, जिसके बाद ट्रेन लगभग 10 मिनट तक रुकी रही और ताजा घटना में ट्रेन को कोई बड़ा नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है और अगले हिस्से को मामूली रूप से क्षति पहुंची हुई है। वहीं ट्रेन सुचारू रूप से चल रही है। इस पर जल्द से जल्द ध्यान भी दिया जाएगा। कच्छ में एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल के संयुक्त अभियान के तहत एक बार फिर से कच्छ के तट से 50 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया है। वहीं पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 350 करोड़ रुपए आंकी गई है। साथ ही नशीले पदार्थों के साथ एक पाकिस्तानी नाव और 6 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में भी ले लिया गया है। नाव और लोगों को फिलहाल जांघो बंदरगाह ले जाया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि इससे पहले सितंबर महीने में गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक संयुक्त अभियान के दौरान राज्य के तट पर अरब सागर में एक मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नौका से 200 करोड़ रुपए मूल्य की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी और एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नौका चालक दल के सदस्य 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है और सीएम केजरीवाल ने लिखा है कि 500 से ज्यादा रेड, 3 महीने से सीबीआई और ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। वहीं उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है और ऐसे में देश तरक्की आखिर कैसे करेगा। ईडी ने पिछले 16 सितंबर को 6 राज्यों के 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी और इससे पहले 6 सितंबर को भी कई राज्यों के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। वहीं मामले के एक आरोपी और आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन रणनीतिकार विजय नायर को दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट 20 अक्टूबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भी भेज चुका है। केजरीवाल सरकार की ओर से बनाई गई 2021-22 की शराब नीति में कथित घोटाले की एक रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। वहीं 8 जुलाई को यह रिपोर्ट एलजी को दे दी गई थी। रिपोर्ट में उठाए गए सवालों में सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया था कि शराब ठेकेदारों की लाइसेंस फीस माफ करने से दिल्ली सरकार को करीब 144 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और मनीष सिसोदिया ने आबकारी मंत्री के तौर पर प्रावधानों को अनदेखा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचे थे और इस दौरान सड़क किनारे दोनों छोरों पर खड़े लोगों ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री शाह ने गंगटोक में एक डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया और इसके बाद उनका वहां के स्थानीय बीजेपी नेताओं से मिलने का कार्यक्रम रहा। उसके बाद वो सिक्किम से असम पहुंचे और जहां उन्होंने असम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की बात कही। आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए असम पहुंचे और गंगटोक में डेयरी सम्मेलन में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 2 लाख लीटर दूध प्रतिदिन सिक्किम के अंदर हमारे छोटे छोटे किसान भाई बहन उत्पादित करते हैं।
तब मन को एक प्रकार की शांति और आनंद दोनों का अनुभूति होता है, क्योंकि दूध उत्पादन एकमात्र रास्ता है गरीबी उन्मूलन का और किसान की आय को दोगुना करने का। और मैं आप लोगों को ये कहने के लिए आया हूं कि सहकारिता मंत्रालय और एनडीडीबी ने हर पंचायत के अंदर एक मल्टीपर्पज पैक्स की जो योजना बनाई, जो पैक्स डेयरी भी होगी, जो पैक्स एफपीओ भी होगा, जो पैक्स कृषि धिराण का काम भी करेगा, जो पैक्स गैस उत्पादन कर इसका वितरण का भी काम करेगा, जो पैक्स एलपीजी का भी वितरण करेगा, जहां जरूरत है वहां पेट्रोल पंप भी चलाएगा, वो पैक्स भंडारण की भी व्यवस्था करेगा, स्टोरेज की भी व्यवस्था करेगा और वही पैक्स मार्केटिंग की व्यवस्था करेगा और गांव में पीसीओ के माध्यम से आपके सिक्किम के पहाड़ी गांव को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी काम करेगा। एक जमाने में कहा जाता था कि ये देश ऐसा था जहां घी और दूध की नदियां बहती थी। पशुपालन हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में प्रस्तावित हुआ करता था। गुलामी का कालखंड आया, आजादी के बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये महत्वपूर्ण उपक्रम को धीरे 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 नेस्त नाबूद कर। आज श्वेत क्रांति की शुरुआत के बाद एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा नींव बनकर तैयार है। हम लोगों का सौभाग्य है कि त्रिभुवन भाई पटेल से लेकर अनेक कोऑपरेटिव लीडर ने इस नींव को डालने का काम किया, 40 साल तक इस नींव को मजबूत करने का काम किया। मगर अब समय आ गया है कि मजबूत नींव पर एक भव्य इमारत बनाकर डेयरी को 1-2 राज्य नहीं, हर पंचायत के अंदर किसान की समृद्धि का माध्यम। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक पूर्वोत्तर को एक पर्यटन स्थल माना गया। मैं कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, वास्तविक बात करना चाहता। मैं तो 2014 में भी आया हूं और 22 तक लगातार आता रहा। पूर्वोत्तर का असली विकास अगर शुरू हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। पूर्वोत्तर के हर राज्य में एयरपोर्ट, पूर्वोत्तर के हर राज्य में जहां संभव है वहां रेल से जुड़ा, पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नया नेशनल हाईवे का नेटवर्क, पूर्वोत्तर के हर राज्य में सिंचाई की व्यवस्था और पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नए उद्योग लगे इसकी व्यवस्था। एक समग्र दृष्टिकोण के साथ ये पूर्वोत्तर को विकसित करना ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। इसीलिए मोदी जी पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी के